अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने अपनी डिस्कशन कैफ 6 MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पे बात शुरू की थी। हमने पेपर स्ट्रक्चर देखा था, सिलेबस के कंटेंट्स का ओवरव्यू लिया था। मेनली उसके दो हिस्से फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल एनालिसिस के रेफरेंस हैं। उसमें फिर हमने जो डिसाइड किया था कि हम पहले फाइनेंशियल एनालिसिस पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया से फारिग होंगे तो फिर हम ये नॉइस कहाँ से आ रहा है? इसको जरा बंद करें। वो बंद हो गया बेटा। अगर नॉइज इसमें से आ तो ये तो बंद नहीं हो रहा भाई। किधर से होता है? तो ये बंद हो गया भाई। शोर से आ रहा था। अच्छा, मैंने कहा ठीक हो बेटा, इसकी कंप्लेंट कर देना भाई। क्या मसला है इसमें? फिलहाल हम गुजारा करते हैं इसके बगैर। अच्छा जी, हमने फिर फाइनेंशियल एनालिसिस के रेफरेंस से हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी, और उसमें हमने मार्किंग स्कीम पे बात की थी, एग्जामिनर कमेंट्स पे बात की थी, और थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन आंसरिंग क्वेश्चंस को मैंने आपको हाईलाइट किया था कि हमें हमारे स्टूडेंट की एक आदत होती है कि घर पे तैयारी करते हुए सवालों को जवाब देख के करना। उस आदत से जान छुड़ानी है हमने घर पे भी वैसे ही सवाल करने की कोशिश करनी है जैसे एग्ज़ाम में हम करेंगे, कि हमें कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, सवाल अवेलेबल है, जवाब खुद बनाना है। और एग्ज़ाम में जैसे होने वाला है कि हमें हर स्टेप नहीं आता होगा, हमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, हमें मिस होती हो, तो हमें घर पे भी आदत बनानी है कि जो चीज़ें आती हैं उनको किया जाए, और जो चीज़ें नहीं आती, जो स्टेप नहीं आते, उन पे अजम्पशन लेके काम किया जाए। बेटा ये जो आखिरी ये लड़कों की पहली लाइन है, ये आगे आ जाए ना, आगे लाइन खाली पड़ी है ताकि वो बच्चियों को ज़रा आसानी हो जाएगी। जो बच्चियों के पीछे पहली लाइन है वो आगे बच्चे आ जाए, अगली लाइन खाली पड़ी है बेटा। आ जाओ बेटा, गुजर आए आप, आ जाए आ जाए आ जाए। और भाई नहीं खांदा तो नहीं आया आगे यार, तू पकड़। क्यों घबरा रहे हो इतना? तो नहीं डराता मैं यार, आगे बैठने से घबरा रहे हो तुम। तो प्रैक्टिस करना सोल्यूशन को देख के, दैट इज, मैं इसको समझता हूँ ये वेस्टेज ऑफ टाइम है आपका। जो रिक्वायर्ड स्किल्स आप प्रैक्टिस से हासिल करना चाहिए आपको, आप सीख नहीं पाते। क्वेश्चन रीडिंग आपको सीखनी है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग सीखनी है, क्वेश्चन के बारे में सोच के उसका आंसर प्लान करना सीखना है। जब आप आंसर देख लेते हैं तो सारे ये प्रोसेस स्किप हो जाते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं तो जब ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं तो नतीजतन फीडबैक अक्सर बच्चों की आती है कि एग्जाम में पता नहीं लगता हमें सवाल शुरू कहाँ से करना है। उसकी वजह यह होती है कि घर में आप सोल्यूशन देकर सवाल शुरू करते जा आ रहे होते हो, एग्जामिनेशन में जब सोल्यूशन नहीं मिलता तो आप फंस जाते हो। तो कोशिश करें घर पे सवाल कम हो जाए, क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। प्रैक्टिस करें उस तरीके से जिस तरीके से आप सीखें वो स्किल जो एग्जाम में चाहिए। तो उसके लिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए, क्वेश्चन को सोचने की आदत डालिए, क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट समझ आए उनको कर दीजिए, जो एडजस्टमेंट समझ ना आए उनकी वैल्यू ज्यूम करके सवाल को कंप्लीट कर दीजिए। और दिस इज द हैबिट जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। और जो बच्चा इस हैबिट पे जितना जल्दी कमांड लेगा उतनी इजीली स्विफ्टली आपके सीए का न्यूमेरिकल पेपर पास होने वाले हैं। सिर्फ ये सीएमए की बात की नहीं, बल्कि आप सब लोग तो सीएमए दे के आए हो ना, तो बताओ जरा इस टेक्निक ने आपको कितना कोई हेल्प किया आपको पेपर कंप्लीट करने में? ठीक है, तो इस टेक्निक के बगैर अगर चलोगे आप तो आप फंस जाते हो। मतलब अक्सर बच्चों की आदत होती है परफेक्ट सवाल करने की कोशिश करना, तो परफेक्शन का लालच में मैंने बहुत से बच्चे फेल होते देखे एग्जाम में कि हमने हर सवाल परफेक्ट करना है। हर सवाल परफेक्ट एग्जाम में आप कर नहीं सकते। एग्जाम
पहली बात, आपका नॉलेज मे नॉट बी परफेक्ट हर एरिया के ऊपर। दूसरी बात, एग्जाम प्रेशर में यू मे नॉट अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट परफेक्टली, आपको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है। तो हल उसका यही होता है भाई, जितना आता है वो करते जाएं, जो समझ ना आए ड्यू रीडिंग के बाद जो समझ आए वो करें, जो समझ ना आए उसको assumption लेके कंप्लीट करें सवाल को। इसीलिए एग्जामिनेशन में आपको 100 में से 50 नंबर लेके पास होना दिया जाता है। 100 में से 100 लेके पास होना नहीं चाहिए, 100 में से 50 लेके पास होते हैं। मकसद यह है कि 50 नंबर की गलतियां भी हो जाएं, 50 नंबर की एडजस्टमेंट्स आपको ना भी आती हो फिर भी आप पास हो जाते हैं। अच्छा, एग्जामिनर कमेंट्स की सिग्निफिकेंस पे हमने बात कर ली थी और प्रैक्टिसिंग पे भी हमारी बात होगी। एग्जाम स्ट्रेटजी पे हम साथ साथ चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इसकी स्ट्रेटजी जैसे मैंने कल कहा था, रिवीजन की, लर्निंग की, प्रैक्टिस की और एग्जाम स्ट्रेटजी बिल्कुल फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करें तो सीएमए से फर्क नहीं है। इसमें बिल्कुल सीएमए वाली अप्रोच है कि आपको, क्योंकि 65 नंबर तो न्यूमेरिकल है और एनालिटिकल न्यूमेरिकल है, लॉजिकल थिंकिंग है, तो आपको अच्छी तरह सो के जाना है, टाइम को यूटिलाइज करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज किसी भी पेपर में। और न्यूमेरिकल के लिए टाइम मैनेज ऑटोमेटिकली होगा व्हेन यू विल लर्न टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम। न्यूमेरिकल में टाइम मैनेज हो जाता है जब आप वेस्टिंग को अवॉइड करो टाइम की। अवॉइड वेस्टेज कब होता है? जब आप किसी ट्रीटमेंट पे फंसते हो और परफेक्ट के लालच में उस पर टाइम लगाते जाते हो, 2 मिनट की एडजस्टमेंट पे 15 मिनट लगा देते हो, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप उसको अवॉइड कर लो तो एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल का पेपर कभी टाइम आउट नहीं होगा। आप पूरा 100 नंबर का पेपर एग्जाम में देख पाते हो, परफेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन 100 में से 15-20 की एडजस्टमेंट ले लोगे, अजम्पशन ले लोगे, 15, 12, 14 डिपेंडिंग अपॉन कितना नॉलेज है, अजम्पशन लोगे और बाकी पेपर आप कर पाते हो। तो हमारा टारगेट ये है कि पूरा 100 का हो जाए, 10, 12, 15 की अजम्पशन हो जाए। लेकिन हम अगर 10, 12, 15 की अजम्पशन नहीं लेते, हमने 10, 12, 15 की अजम्पशन लेके 85, 90 का अटेम्प्ट कर लिया ना, अगर वो अजम्पशन नहीं लेते तो हम 65, 70 पे रुक जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो हमें अजम्पशन लेके ही पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करना होता है। सो टाइम मैनेज न्यूमेरिकल का आपका हो जाता है अगर आप अजम्पशन लेके सवाल कंप्लीट करो फंसे बगैर। थ्योरी में टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी क्रिटिकल है, बल्कि वो ज़्यादा अहम हो जाती है बात का। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि एक्शन वर्ब इज़ वेरी क्रिटिकल थ्योरी में। डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्कस। हमारा बच्चा इन एक्शन वर्ब्स के मुताबिक जवाब नहीं लिखता। थ्योरी में एग्जाम टेक्निक्स टाइम मैनेजमेंट की है कि भाई जितने नंबर इनटू 1.8 एग्जैक्टली कोशिश करने उतने ही मिनट लगे। 5 नंबर का सवाल है, 9 मिनट में उसका आंसर लिखना है आपने। 9 का चलो 8 हो जाए, 9 का 10 हो जाए, इससे ज़्यादा फर्क ना पड़े। 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट लगाने हैं, 18 का 17 हो जाए, 19 हो जाए, इससे ज़्यादा फर्क ना पड़े। हमारे स्टूडेंट थ्योरी में अक्सर टाइम आउट होने की कंप्लेन जो करते हैं उसकी वजह होती है दे ट्राई टू राइट एज मच एज दे नो। किसी टॉपिक, उसने कहा ना एबीसी के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आपको एबीसी के बारे में जो कुछ आता है आप लिखने बैठ जाते हो, एक्सप्लेनेशन से भी आगे बात कर निकल जाते हो, जिसकी वजह से टाइम आउट हो जाते हैं। बाद में हम आके कंप्लेन करते हैं पेपर बड़ा लेंथी था। पेपर कभी लेंथी नहीं होता बेटा। पेपर इज ऑलवेज गिवन टू यू टू बी टेम्प्टेड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में इसको लिखना खत्म करना है आपने। वो लेंथी नहीं है, वो आपने देखना है कि 3 घंटे में मैं कितना लिख सकता हूं। तो अगर आप 3 घंटे से ज्यादा का कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हो तो नेचुरली पेपर इनकम्प्लीट रह जाएगा और आपको लगेगा पेपर चल लेंथी था। हालांकि हुआ यह था कि 10 नंबर का सवाल जो कि 18 मिनट में खत्म होना था, आपने उसमें 25 या 28 मिनट लगा दी। तो जुल्म आपने किया। 10 नंबर के सवाल पे 18 मिनट लगाते हैं ना, तो 10 में से 6 या 7 मिल जाते हैं आपको। आपने 10 नंबर के सवाल पे 25 मिनट लगा दिए तो 7 के 7.25 मिले हैं। 7 मिनट एक्स्ट्रा लगाए हैं और आखिरी 0.25 नंबर आपने कमाए हैं। आखिरी नंबर जो होते हैं ना 60-70% से ऊपर के कमाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इट इज़ नॉट वर्थ फॉर एन एवरेज स्टूडेंट फॉर इवन ट्राइंग फॉर दोज मार्क्स। तो हमें वही 60-70 के परसेंट में जाना, और वो हम जब 1.8 के हिसाब से चलते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली टाइम भी मैनेज होता है और हम पेपर को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें खैर आगे चलेंगे, मैं और भी बातें आपसे एग्जाम टेक्निक्स पे साथ साथ करता रहूँगा, बट फिलहाल मैंने 2 टेक्निक्स बता दी। न्यूमेरिकल में स्टक नहीं होना, जिस एडजस्टमेंट पे स्टक को अजम्पशन लेके आगे चलना, टाइम आउट किसी न्यूमेरिकल पेपर नहीं होगा। ये हर न्यूमेरिकल पेपर की टेक्निक है।
वो आपका अकाउंटिंग का है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो BFD आगे आने वाला है, वो टैक्सेशन है फाइनल में, या स्कैप में, कहीं पे भी न्यूमेरिकल पेपर है। बेसिक टेक्निक, सवाल को 2-3 दफा पढ़ लो, जो एडजस्टमेंट समझ आए कर दो, जो नहीं समझ आते दमशा लेकर सवाल पूरा कर दो। इस तरह कभी आप टाइम आउट नहीं होगे और बड़ी आसानी से पास होगे। थ्योरी में टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है, जितने नंबर इंटू 1.8, दैट्स इट। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, उससे कम भी नहीं लगाना। यह भी एक अहम बात, मैं चले इस पे भी तो थोड़ी तवज्जो दिलवा दूं आपकी। अक्सर सवालों में थ्योरी में यह प्रॉब्लम होता है कि एग्जामिनर ने 10 नंबर का सवाल दिया हुआ है और हमारे जहन में जो उसका जवाब आ रहा है वो 10 मिनट में खत्म हो रहा है। अब 10 नंबर का सवाल एज पर गाइडलाइन 18 मिनट में उसका जवाब हमें कंप्लीट करना है। अगर 18 मिनट में उसके कंटेंट में लिख पा रहा हूं, रेलेवेंट कंटेंट 18 मिनट में लिख रहा हूं, तो मेरा जवाब ठीक है। 18 से ज्यादा लगा रहा हूं तो भी गलत है, 18 से कम लगा रहा हूं तो भी गलत है। मैंने उसका जवाब 10 मिनट में पूरा कर दिया, इसका मतलब जवाब इनकम्प्लीट है। ये ध्यान में रखो। हमें खुश नहीं हो जाना कि मैंने तो 8 मिनट बचा लिए थ्योरी में। इस तरह के सवालों में हम कहते हैं कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट छुपी हुई है, इंप्लिसिट रिक्वायरमेंट है। एक होता है एक्सप्लिसिट, ओपनली एग्जामिनर ने कहा ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है, सेम रिक्वायरमेंट हो, डिस्कस, मैं ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं ABC, और डिस्कस ABC, सेम रिक्वायरमेंट। क्या हो गया भाई इसको, चलिए दोबारा लिखते हैं। डिस्कस ABC हो सकता है एग्जाम में हमें 10 नंबर का आए, डिस्कस ABC हो सकता है एग्जाम में हमें 6 नंबर का आए। सेम रिक्वायरमेंट है, लेकिन मार्क्स फर्क है। अब आपने जब ABC के बारे में कंटेंट्स आंसर के जहन में लाए, आपको लगा यार ये कंटेंट्स तो 6 नंबर के हिसाब से मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं जितना सोच रहा हूं वो तो 10-11 मिनट में काम पूरा हो रहा है, तो वो तो 6 नंबर का जवाब बन रहा है। मैं फिर जो आपको बता रहा हूं कि हमारा अगर जवाब, हमारा सवाल 10 नंबर का है तो हमें 10 मिनट में लिख के खुश नहीं होना। हमें सोचना है कि भाई 10 नंबर के लिए तो मुझे 18 मिनट लिखना पड़ेगा। तो मेरे जिन में जो जवाब आ रहा है वो तो 10 मिनट में पूरा हो रहा है, तो बाकी 8 मिनट में क्या लिखा जाए। इस तरह के सवालों में एक इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट होती है, उसने मांगा नहीं है, लेकिन आप डिस्कशन में हम नॉर्मली करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात। हम ABC के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। डिस्कशन का मतलब होता है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करें। अगर तो 6 नंबर थे तो सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे बात होगी, लेकिन अगर 10 नंबर हैं तो फिर ABC की डेफिनेशन भी आ जाएगी, ABC की एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे जाएंगे। अब उसने हमसे मांगी नहीं है डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं है, लेकिन ये 10 नंबर दे के उसने बता दिया कि भाई डिस्कशन तो 10 नंबर में नहीं पूरी होती, डिस्कशन में तो 6 नंबर ही पूरे होंगे। तो इट इज इम्प्लिसिट, ये नंबर में मार्किंग स्कीम में छुपी हुई बात है। इस मैं मार्किंग स्कीम जो आपको कहता हूं ना, अब जाके जब थ्योरी की मार्किंग स्कीम देखो ना सवालों में, आपको नजर आएगा वहां पे। जैसे इसकी मार्किंग स्कीम देखोगे, नजर आएगा जी एडवांटेजेस 3 नंबर, डिसएडवांटेजेस 3 नंबर। इसकी मार्किंग स्कीम देखोगे जाके नजर आएगा डेफिनेशन 1 नंबर, एक्सप्लेनेशन 3 नंबर, एडवांटेजेस 3 नंबर, डिसएडवांटेजेस 3 नंबर। यहां पे कुछ नहीं डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन का जिक्र, लेकिन मार्किंग स्कीम से आपको पता लगा नहीं भी इसके भी नंबर थे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मार्किंग स्कीम देखते रहना है, ताकि आपको पता लगे एग्जामिनर पेपर बनाता कैसे है, वो मार्क्स को बांटता कैसे है, और हमने कैसे, जब तक हमें मार्किंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है, हम पेपर को अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एग्जामिनेशन में मैं अक्सर क्लास में मिसाल देता हूं, आप 2 बच्चे, सिमिलर तैयारी होती है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अच्छी तैयारी वाली बच्चा फेल हो जाता है और कमजोर तैयारी वाला बच्चा पास हो जाता है। वो एग्जाम टेक्निक्स का फर्क होता है। जिस बच्चे की एग्जाम टेक्निक्स अच्छी हैं वो कमजोर तैयारी से भी पास होने का अच्छा चांस रखता है, लेकिन जिस बच्चे की एग्जाम टेक्निक्स कमजोर हैं वो अच्छी तैयारी के साथ भी फेल होने का पूरा हक रखता है।
और ऐसा होता हमने देखा है। आप लोगों ने भी अपने दाएं बाएं शायद देखा होगा, अक्सर हम दोस्तों में आपस बात होती है, यार फलाना तो बड़ा अच्छा बच्चा था, उसकी तैयारी तो बड़ी अच्छी थी, वो पता नहीं कैसे फेल हो गए। और जैसे ये कंप्लेन मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ, मैंने खुद सुनी हुई है बच्चों से कि जी मैंने अपने क्लास वालों को मैंने पढ़ाया था, उसको तो कुछ भी नहीं आता था, एग्जाम से 3 दिन पहले उसका मैंने सिलेबस कर कराया, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। देखें आई कैप ने कितनी ज्यादती की। जो ज्यादती आई कैप नहीं करता भाई, आई कैप को थोड़ी पता किसने पढ़ाया किसने पढ़ा। आई कैप को तो आपका आंसर शीट मिली है, उसके ऊपर जज करना है कि आपने कि पेपर में किसने क्या लिखा है, किसने सही लिखा किसने गलत लिखा, किसना कितना लिखा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो ना करें, टेक्निक्स पे भी तवज्जो करें। और मैं अगर कहूँ कि मेरा जो एज अ कैरियर एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा रहा था सीए में या उससे पहले भी, तो उसमें बहुत बड़ा रोल एग्जामिनेशन टेक्निक्स का था। मैं एग्जामिनेशन में जब एक बार उतर जाता था, कमज़ोर तैयारी से भी मैं अक्सर एग्जामिनेशन में उतरा हुआ हूँ। और बल्कि मैं आप जस्ट टू शेयर विद यू, मेरी सबसे कमज़ोर तैयारी मेरे फाइनल एग्जामिनेशन की फाइनल टाइम में, जिस टाइम में मैंने सीए किया उसमें थी। कोई ऐसा मिसहैप हो गया कि उसमें मैंने सिर्फ 8 वीक्स में स्क्रैच से 3 सब्जेक्ट्स तैयार किए थे। स्क्रैच से सीए फाइनल के 3 सब्जेक्ट स्क्रैच से तैयार किए थे मैंने। हमारे मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट उस जमाने में फाइनल में होते थे, इकट्ठे मैंने तैयार किए। और नेचुरली अब फाइनल लेवल के 3 सब्जेक्ट 8 हफ्ते में तैयार करोगे तो तैयारी बगैर किसी टीचर सपोर्ट के सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो नेचुरली तैयारी इतनी अच्छी होती नहीं है। मेरी भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, मुझे पता था मेरी तैयारी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। मुझे नज़र आता था यार 1 महीना अगर और मिल जाता तो मैं तैयारी बहुत रिफाइन कर लेता, रिवीजन प्रैक्टिस बहुत बेहतर कर लेता। लेकिन एक चीज़ जो मेरी स्ट्रेंथ हमेशा से रही थी स्कूल के ज़माने से, कि मैं अपनी तैयारी से बेहतर परफॉर्म करता था एग्ज़ाम में। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब मैं उतरता था तो फिर मैं लड़ने के लिए उतरता, भाई आप आ गए हैं तो ऐसी की तैसी, अब कोशिश जान दिलो जान की बाजी लगा देनी पास होने के लिए। और यही एग्जैक्टली एग्जाम में होता था। मुझे सवालों में कई चीज़ें नहीं आ रही होती थी, लेकिन मैं टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूँ, अजम्पशन लो, करते जाओ, जो आ रहा है करते जाओ। एक और टेक्निक जो मैं आपको बताना भूल गया, न्यूमेरिकल में बड़ा काम आती है। अक्सर न्यूमेरिकल करते करते आपको एहसास होता हो यार मैं चौथे स्टेप पे पहुंच गया, पहले स्टेप में गलती होगी मुझसे। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे क्वेश्चन क्रॉस करके ठीक करने चले जाते हैं, दोबारा करना चले जाते हैं, या ऊपर जाके ठीक करना शुरू कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी खराबी है, टेक्निक्स की खराबी है। मतलब मैं अपनी बात करूं, मुझे अभी भी याद आता है, मुझे मेरा टैक्सेशन का पेपर था सीए फाइनल का, और तैयारी जी कोई अच्छी नहीं थी, तो इससे गलतियां बहुत ज़्यादा मुझसे हो रही थी। और मुझे गलतियां ज़्यादा किस लिए होती है कि जब तैयारी अच्छी नहीं ना होती तो आपका रेडिली रिकॉल नहीं होता नॉलेज, ट्रीटमेंट एकदम सही रिकॉल नहीं होती आपको, और प्रेशर में आप गलतियां करते जाते हो। जैसे मैंने एक ट्रीटमेंट की, एक आइटम की, मैं तीसरे स्टेप पे पहुंचा, याद आया ओहो यार वो तो गलत कर दूँ, ऐसे नहीं ऐसे करना था। जैसे मैंने कहा कुछ बच्चे हैं उसको ठीक करने चले जाते हैं, लेकिन मेरे दिन में था यार ठीक करने गए तो फिर पेपर पूरा नहीं होना, पेपर पूरा करना अहम है। समा उस वक्त मेरे दिन में ये बात थी और मैं उसी के साथ चलता गया, यार पेपर कर लो, बाद में टाइम बचेगा तो देखेंगे। और फाइनल में टाइम कहाँ बचता है सीए में, पेपर ख़त्म किया, टाइम ख़त्म, बाहर आ गए। अब बाहर आके जब मैंने कैलकुलेट किया मैंने गलतियाँ की हैं तो कितनी क्यों गलतियाँ कर दी हैं, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर काटता गया, टोटल लगा 35-36 नंबर कटे। जितनी गलतियां मैंने की थी पेपर में, मेरे हिसाब से 35-36 नंबर उसमें कट रहे थे। पेपर मैंने 100 का किया था, तो 35-36 कट गए, मुझे आसाम से तसल्ली होगी भाई 65 के करीब तो नंबर आराम से आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह 65 के 60 हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, फेल नहीं होता। तो टेक्निक्स दीज आर इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपना ट्रीटमेंट ठीक करने जाता तो शायद मैं 80 का 75 का नंबर का पेपर कर पाता, और 70 75 80 का करता तो शायद मैं पास ना होता। क्योंकि मैंने पेपर पूरा करने में फोकस किया, तो ये मैं बता दूं, पेपर पूरा करने के चक्कर में हमने रश थ्रू नहीं करना होता, हमने सिर्फ एक काम किया है, गलती पे टाइम ज़ाया नहीं किया। जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही उस पर टाइम ज़ाया नहीं किया। मैंने ये नहीं करना कि सोचे समझे बगैर सवाल को धड़ धड़ छाप दिया। मैंने सवाल पूरा पढ़ा, तसल्ली से पढ़ा, सोचा पूरा उसके बारे में, लेकिन जब करने पे आया तो जो आता है वो करता गया, जो नहीं आया उसको छोड़ा। ये टेक्निक लेके चलते हैं, और जो गलतियां हुई उनको भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, टाइम बचा तो ठीक कर लेंगे, नहीं बचा तो देखी जाएगी। तो इस तरीके से हम एग्ज़ाम टेक्निक्स पे भी बात करेंगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बगैर जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है रिजल्ट को पास में कन्वर्ट करना। अच्छा जी, हम बात शुरू करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल एनालिसिस के पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये कल मैंने जैसे हाईलाइट किया था आपको, हमारे एग्जाम का फाइनेंशियल एनालिसिस का, बल्कि ओवरऑल पेपर का सबसे अहम चैप्टर है।
इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमें आना ही आना है, मस्ट, और वो लॉन्ग क्वेश्चन भी नॉर्मली हैवी ड्यूटी ही होता है, सवाए एक अटेम्प्ट ये जो आया जिसमें ये 12 नंबर का आ गया, अदरवाइज 15, 16, 17 ये है इसका लॉन्ग क्वेश्चन, और MCQ यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा ये आया हुआ जी। नॉर्मली दिस चैप्टर इज़ नॉट फॉर MCQ, ये लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, और जैसे मैंने कहा कि मिनिमम 12 मार्क्स, मैक्सिमम 17 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये हमारा सबसे लेंथी चैप्टर भी है, इस पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उसकी वजह इसकी अपनी अहमियत तो ज़रूर है, लेकिन उसकी एक और वजह है कि इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे टूल्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस पढ़ेंगे जो कि अगले एक दो चैप्टर्स में भी हमारे काम आने वाले हैं। इस चैप्टर से हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक चैप्टर हमारा है, उसकी भी कुछ फाउंडेशन मिलेगी यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर से हमें कुछ वर्किंग सपोर्ट इस चैप्टर के लिए भी मिलने वाली है। दैट्स इट, ये दो ही चैप्टर की सपोर्ट है। तीसरा एक और चैप्टर में भी इसकी सपोर्ट जाती है, वो हम BFD में पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये चैप्टर अपने आप में अहम है, लेकिन यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा कुछ, और यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट करने वाला है। तो एक चैप्टर की फाउंडेशन पे हम 3 चैप्टर बिल्ड कर लेंगे आगे चल के। अच्छा जी, प्रोजेक्ट अप्रेजल से मुराद क्या है? हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसका नाम डिफरेंट किताबों में डिफरेंट लिखा नजर आता है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल है कि, लेकिन मोर कॉमनली दिस टॉपिक इज नोन एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अप्रेजल से मुराद होता है एवैल्यूएशन, अप्रेजल से मुराद होता है एवैल्यूएशन, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट कह लो या कैपिटल प्रोजेक्ट कह लो। तो ये जिस सब्जेक्ट के नाम की, इस टॉपिक के नाम की एक्सप्लेनेशन आ गई। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल का अल्टरनेटिव नाम, मोर कॉमनली नोन नाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है इस टॉपिक का नाम, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट्स है, और अप्रेजल से मुराद एवैल्यूएशन। कैपिटल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं भाई? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसको हम कैपिटल प्रोजेक्ट्स या कैपिटल एसेट्स कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट्स की एवैल्यूएशन, अप्रेजल से मुराद उनकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग। एवैल्यूएशन, अप्रेजल या फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारी कंपनी के सामने जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आए तो हमारी कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज को कैसे एवैल्यूएट करे, कैसे उनके बारे में फैसला करे कि प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे फैसला करना, उसके लिए क्या क्या टूल हैं, वो इस चैप्टर में हम कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे। सारे टूल डिस्कस नहीं होंगे, कुछ टूल डिस्कस होंगे, बाकी जो एक दो टूल्स रह जाएंगे, जो कुछ एस्पेक्ट्स रह जाएंगे, वो हम CFAB में जाके इंशाअल्लाह कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है लिस्ट ऑफ टूल्स जो कि हमारे सिलेबस में है। हमारे टूल्स की 2 कैटेगरीज हैं, एक बेसिक टेक्निक्स हैं, एक एडवांस टेक्निक्स हैं। बेसिक टेक्निक में हमारे सिलेबस में सिर्फ एक टेक्निक हम पढ़ेंगे यहाँ पे, पे बैक पीरियड मेथड। एक उसकी दूसरी टेक्निक भी है, मैं उसको भी बात नहीं करता, वो हम पढ़ेंगे जाके BFD में। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक टेक्निक है, पे बैक पीरियड मेथड। एडवांस टेक्निक्स, जिसको हम अल्टरनेटिवली डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं, इसमें हमारे सिलेबस में 3 टेक्निक्स हैं, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों से आप फेमिलियर हैं, है ना, और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। ये हमारे पास एडवांस टेक्निक्स में या डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स में ये 3 टूल्स अवेलेबल हैं। इनको हम DCF
डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ इसलिए कहते हैं कि इन तीनों में कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है। एनपीवी आईआरआर आप देख के आए हो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में भी डिस्काउंटिंग क्योंकि इस्तेमाल होती है, इसलिए हमको डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं। अगेन हमारे सिलेबस में यहाँ पे फिर बीएफडी में जाएंगे तो यहाँ पे एक और टेक्निक मिलेगी, ये खैर 2 नंबर मैंने इधर कर दिया, चलें इसको हम नंबर नहीं मैं इसका लगाता, इसको हम बुलेट्स ही दे देते हैं, नंबरिंग तो हमारी और तरह चल रही है। तो ये जैसे 5वीं टेक्निक है, तो यहाँ पे एक 6ठी टेक्निक भी है, मैं उसका नाम नहीं ला रहा, और 6ठी टेक्निक ही है, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे एक टेक्निक यहाँ पे भी हमारे पास है, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक्स जो हैं ये इनको हम जाके डिस्कस करेंगे बीएफडी में। फिलहाल हमारे पास 6 टोटल टेक्निक्स हमारे इस टॉपिक में बनती हैं, 4 हम पढ़े हैं गैप में, और ये 4 प्लस 2 मजीद 6 हम जाके बीएफडी में इंशाअल्लाह दोबारा पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। अच्छा जी, सिनेरियो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हमारे सामने कैसे आता है? देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस जिनमें हमें ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, हम कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हम कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हमें फैक्ट्री लगानी है, बिजनेस सेटअप करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो किसी नए बिजनेस की फिजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है? ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, हम ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, हम उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 सालाना से 15,000 सालाना पे ले जाना चाहते हैं। उस केस में भी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी ना, एडिशनल बिल्डिंग, एडिशनल प्लांट चाहिए होगा। तो ये भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है कि हमने एडिशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान करनी है। तो क्या हाउ टू टेक एक्सपेंशन डिसीजन, एक था, पहला था नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, हाउ टू टेक इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है हमने एक्सपेंड करना है, हाउ टू टेक बिजनेस एक्सपेंशन डिसीजन। तीसरा डिसीजन, एक और सिचुएशन यहां पे बनती है कि हम कारोबार कर रहे हैं और हमारी एक मशीन खराब हो गई है, उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा बड़ा ज्यादा आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना उसकी जगह नई मशीन लें। तो नई मशीन लेना यहां पे ये भी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन नया कारोबार शुरू करना, नया कारोबार शुरू करना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एग्जिस्टिंग कारोबार में एक्सपेंशन करनी है तो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एग्जिस्टिंग कारोबार में कोई एसेट रिप्लेस करना है तो वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। हर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन में यही टूल्स अप्लाई होते हैं। नया कारोबार शुरू करना हो, एक्सपेंशन करनी हो, या आपने रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट करनी हो। और भी सिचुएशन बनेगी, लेकिन फिलहाल हम इन्हीं 3 सिचुएशंस का अपने सामने रख के बात शुरू करते हैं कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट सिचुएशंस में ये डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है, और दीज आर द टूल्स जिनको हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहला टूल, पेबैक पीरियड मेथड। एक चीज तो भाई जहन में रखो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है वो हमेशा फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए की जाती है। आप नया कारोबार शुरू करने का सोचते हो, क्यों सोच रहे हो? ताकि फ्यूचर में रिटर्न आएगी, बेनिफिट आएगी। आप बिजनेस एक्सपेंड करने का क्यों सोच रहे हो? कि फ्यूचर में हम ज्यादा अर्न, कमाई कर सकेंगे। आप किसी एसेट का रिप्लेसमेंट का क्यों सोच रहे हो? कि पुरानी मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस बड़ी ज्यादा हो रही है यार, तो नई मशीन ले आओ, उससे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम हो जाएगी, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है फ्यूचर रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर रिटर्न्स को कमाने के लिए की जाती है, ठीक है। सो पेबैक पीरियड मेथड पहला टूल, हम इस पे बात शुरू करते हैं। पेबैक पीरियड मेथड कहता है कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है तो उसको देखने के लिए उस इन्वेस्टमेंट का पे बैक कैलकुलेट करो। पे बैक इज वेरी सिंपल टर्म। पे बैक मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पे बैक का मतलब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, डोंट कंफ्यूज इट, अभी की मुझे आवाज आई कहीं से उड़ती उड़ती, ROI,
ROI इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये फर्क है, ठीक है जी। ये सिर्फ N और F का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बनती है कि मैंने 100 रुपया लगाया, मुझे 100 रुपया पे सालाना, इन्वेस्टमेंट पे सालाना कितना मिल रहा है? 10%। मेरी ROI 10% है, इसका मतलब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे सालाना 10% रिटर्न आ रही है। ROI इज अ परसेंटेज। इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न आ रही है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट लगाई वो कितनी देर में वापस आ रही है, इसके आगे पेबैक पीरियड आ रहा है भाई। ROI रेट होता है, रेट ऑफ रिटर्न है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट है, ये पेबैक पीरियड है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आ रही है ये कैलकुलेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने अंदाजा लगाया उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के लिए, कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, वो से ₹100 मिलियन है, और मैंने साथ ही मेजर किया एनुअल रिटर्न या बेनिफिट कह लो, मुझे इस प्रोजेक्ट से जो आने वाला है वो ₹25 मिलियन है। पेबैक पीरियड मेथड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में वापस आएगी, कितने साल में वापस आ रही है जी? 4 साल में। तो इट इज वेरी सिंपल पेबैक पीरियड मेथड, इट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल रिटर्न 4 years। पेबैक पीरियड मेथड कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की वो कितने साल में वापस आएगी। अब यहां पे बेटा 2 बातें का ख्याल रखिएगा। एक, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, डिसीजन प्रोसेस में है, तो डिसीजन हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है, डिसीजन कभी पास्ट के बारे में नहीं होता। हमने अभी इन्वेस्टमेंट की नहीं है, हम प्रोसेस में है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। पेबैक पीरियड मेथड कहता है डिसीजन लेने से पहले आप पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लो। पेबैक पीरियड मेथड कहता है कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लेना है, उसको डिसीजन लेने के लिए पहले आप पेबैक पीरियड कैलकुलेट करो प्रोजेक्ट का। पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आएगी, फ्यूचर रिटर्न से। कारोबार हमें कमा के कितनी देर में पैसा वापस करेगा। तो तरीका बड़ा सिंपल रहा, हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट कितनी है और एनुअल रिटर्न कितनी है, 4 साल। इसमें जो देखने की बात, जो तवज्जो दिलाने वाली बात है कि चूंकि हम फैसला फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, तो ये जो सारा डाटा है ना, ये एस्टिमेटेड होता है। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अभी हमने की नहीं है, अंदाजा लगाया जाता है कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। ये पैसे हमने कमाए नहीं हैं, अंदाजा लगाया जाता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सालाना रिटर्न हमें कितनी आएगी। ये एस्टिमेट्स होते हैं, फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। अंदाजा लगा के इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम ये एस्टिमेटेड, ये भी एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड पीरियड है, एक्चुअली हो सकता है पेबैक पीरियड इससे कम हो सकता है इससे ज्यादा हो, बट दिस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डाटा। और डिसीजन मेकिंग में हमेशा हम एस्टिमेटेड डाटा ही यूज करते हैं, याद रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते कभी डिसीजन मेकिंग में एस्टिमेटेड डाटा यूज हो गया तो हमारा डिसीजन तो गलत हो गया। तो भाई डिसीजन तो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही होगा, और फ्यूचर के बारे में एक्चुअल डाटा कभी अवेलेबल होता ही नहीं है। तो ये इनहेरेंट चीज है, मतलब इस प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक लाजमी जुज है कि इसने एस्टिमेटेड डाटा की मदद से ही होना है, ठीक है। तो ये कोई इसकी खराबी नहीं है, ये इसका एक लाजमी जुज है कि फ्यूचर के बारे में डिसीजन जब भी लिए जाएंगे वो हमेशा एस्टिमेटेड डाटा पे ही बेस कर रहे होंगे। स्टेटमेंट में कहीं लिखा नजर आए ना लिखा है, यहां पे जरूरी नहीं मैं हर बार लिखूं कि एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एस्टिमेटेड एनुअल रिटर्न। इट इज अंडरस्टूड फ्यूचर के बारे में है तो एस्टिमेटेड, और डिसीजन में जो भी डाटा यूज हो रहा है फ्यूचर के बारे में। दूसरी बात जो यहां पे हमने पेबैक पीरियड में ख्याल रखनी होती है, रिटर्न को मेजर करने के तो कई तरीके होते हैं। रिटर्न कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश प्रॉफिट। दीज आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस, ये भी ध्यान में रखिएगा। कारोबार से सालाना मुनाफा कितना कमाया जा रहा है,
और कारोबार से सालाना कैश रिटर्न कितनी कमाई जा रही है। प्रॉफिट और कैश में फर्क होता है। आपने कैश फ्लो बनानी सीख ली है ना, तो आपको पता है प्रॉफिट से शुरू करते हैं कि भाई प्रॉफिट हमने इतना कमाया, लेकिन सारे का सारा प्रॉफिट मेरे हाथ में कैश की सूरत में नहीं पड़ा होता। कुछ नॉन कैश एडजस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट्स होती हैं। हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बनाते हैं, फिर इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज, फिर फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, ठीक है, वो सारी एडजस्टमेंट की जाती हैं। तो यहां पे जो चीज नोट करने की है, पे बैक पीरियड मेथड कैश रिटर्न की बात करता है, ये प्रॉफिट की बात नहीं करता। पे बैक पीरियड कहता है भाई कैश में वापसी, सालाना कैश कमाई कितनी है। क्योंकि ये पैसा आपकी जेब से कैश, इन्वेस्टमेंट तो कैश में जाती है ना भाई। मशीन खरीदी कितने की, 100 मिलियन की। मशीन में जो 100 मिलियन डाला, वो 100 मिलियन वापस जेब में कितनी देर में आएगा, हम ये मेजर कर रहे हैं। तो जेब में पैसा आना है, वो कैश आना है। तो इन्वेस्टमेंट चूंकि कैश में होती है, पे बैक पीरियड में कहते हैं रिटर्न भी आपने कैश में लेनी है। बाय द वे हमारे ये सारे टूल्स जो हैं सब कैश रिटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे टूल्स में यही बात होने वाली है कि भाई अंदाज फर्क होगा, लेकिन बात यही होगी कि हमारी जेब से कैश गया कितना और हमारी जेब में सालाना कैश आएगा कितना। इसको लेके हम डिफरेंट टूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। पे बैक पीरियड कहता है कि आपकी जेब से कैश गया कितना, आपकी जेब में कैश आया कितना, सालाना आएगा कितना। इस डाटा को यूज करके आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आ रही है, दैट इज पे बैक पीरियड। अभी हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया, अभी हमने इसकी बेस पे फैसला करना नहीं सीखा कि ये प्रोजेक्ट हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, वो नेक्स्ट स्टेप है। फिलहाल पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। हमें तमाम इन्वेस्टमेंट टूल हम 2 स्टेप में सीखेंगे। एक, इसके टूल की वैल्यू की कैलकुलेशन, और दूसरा फिर डिसीजन रूल कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पे बैक पीरियड किसी भी प्रोजेक्ट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, ये तो एक केस हो गया। अब एक और केस इसका बनाते हैं। लेट्स अज्यूम इन्वेस्टमेंट तो होती 100 मिलियन की और एनुअल रिटर्न होती 30 मिलियन की। कैश रिटर्न ही है 30 मिलियन की। इस केस में पे बैक पीरियड क्या निकलता, 100/30, इट इज 3.33 ईयर्स। ठीक है जी, हमें 3.33 ईयर्स पे बैक आ गया। अगर तो क्वेश्चन है ना पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो, तो हम 3.33 ईयर्स लिख दें, काम हो जाता है। लेकिन बात का ये चीज एमसीक्यूज में आ जाती है, और एमसीक्यूज में वो 3.33 ईयर्स नहीं, वो मंथ्स की टर्म में बात करता है। तो मंथ्स की टर्म में जब बात की जाए तो 0.33 को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर लो, 4 मंथ्स। एमसीक्यूज में आपको मंथ्स की टर्म में भी आपको वहां पे हो सकता है जवाब देना पड़े, तो फिर आपको पता होना चाहिए 4 मंथ्स है और या 40 मंथ्स है। ठीक है, 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स या टोटल 40 मंथ्स। तो इसमें से कोई भी जवाब हमें एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आया 3.33 ईयर इज गुड इनफ, यहां पे जवाब छोड़ दीजिए, काफी है। लेकिन एमसीक्यू आए तो आपको यह समझ भी होनी चाहिए कि एमसीक्यूज में मंथ्स में भी हमें आंसर दिया जा सकता है। हमें कैसे कन्वर्ट करना है ईयर्स को मंथ्स में, उस पर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी जनाब, पे बैक पीरियड मेथड कहता है कि आपने जिस प्रोजेक्ट की भी फिजिबिलिटी असेस करनी है, जिस प्रोजेक्ट की भी अप्रेजल करनी है, जिस प्रोजेक्ट की भी इवैल्यूएशन करनी है, पहले स्टेप में उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो। मतलब वो प्रोजेक्ट आपको अपनी फ्यूचर कैश कमाई से कितनी देर में इन्वेस्टमेंट वापस करेगा। 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, सालाना कमाई 25 मिलियन, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट अपनी कमाई से 4 साल में पैसे वापस करेगा। पे बैक पीरियड मेथड टॉक्स अबाउट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की यहां पे बात नहीं है भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की यहां पे बात नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आई 4 साल में। और ये दूसरा केस देखा, इन्वेस्टमेंट कितनी देर में वापस आई 3.3 ईयर्स में, या 3 ईयर 4 मंथ में, या 40 मंथ्स में। हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, अभी हमारी बात उसी पे जारी है। अच्छा, ये जो हमने 2 केस देखे ना, 2 मैंने अभी छोटी सी एक्टिविटीज आपके सामने शेयर की, जो दोनों केसेस थे
जब आपकी जो एनुअल कैश बेनिफिट है वो इवन है, इवन से मुराद इक्वल, हमारे एनुअल कैश बेनिफिट इक्वल हो तो हम पे बैक पीरियड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर एनुअल कैश बेनिफिट। मैंने 2 एग्जांपल्स एक्टिविटीज आपसे डिस्कस कर ली, लेकिन रियलिटी में तो कैश फ्लोज अनइवन भी होते हैं, बल्कि ज्यादातर अनइवन ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है कारोबार जब हम शुरू करते हैं तो इनिशियल ईयर्स में कारोबार कम रिटर्न देता है, कम कमाई करता है। जैसे जैसे कारोबार मैच्योर होता जाता है उसकी कमाई बढ़ती जाती है। इन शॉर्ट, कारोबार से इनकम कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। ऐसा केस एग्जाम में तो आ सकते हैं, रियलिटी में ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में तो कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी रिटर्न अनइवन होती है। तो जब अनइवन कैश फ्लोज हो तो फिर हमें पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है भाई? तो उसके लिए हम ये एक वर्किंग बना लेते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट हमें कैश फ्लो दिए गए हैं, रुपीज इन मिलियन में इन्वेस्टमेंट करें 90 मिलियन की, तो ईयर 1 2 3 4 5 ये सालाना कैश रिटर्न ख्याल करना है। पे बैक पीरियड में आगे चल के हम देखेंगे, हमें सवाल में प्रॉफिट भी नजर आ जाएगा, फिर क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन ख्याल करना है हमें कैश रिटर्न्स चाहिए। तो यहां पे ऑलरेडी कैश रिटर्न ही हमें गिवन है, और फिर 5 साल बाद उसने कहा जी प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू भी 4 मिलियन की आ रही है। प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाता है तो कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है स्क्रैप वैल्यू के गेस। 5वें साल में आपने इतना कमाया, 5 साल बाद प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म, 5 साल बाद ही आपने एसेट को स्क्रैप में बेच दिया, ये उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई। अब इस केस में पे बैक पीरियड उस फार्मूले से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो फार्मूला था जहां पे कैश फ्लोज हर साल बराबर है, यहां पे कैश फ्लोज हर साल फर्क है। तो इसके लिए हम फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की फिगर बनाते, कॉलम बनाते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो से मराद कि भाई आप हर स्टेप पे इन्वेस्टमेंट की पोजीशन, नेट पोजीशन जज कर लो। जैसे जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की नेट पोजीशन 90 नेगेटिव है। आपका जब 1 साल गुजरा तो 90 में से 40 वापस आ गया, अब पोजीशन क्या जी 50 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 50 में से 30 मजीद वापस आ गया, स्टिल 20 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 20 में से 20 वापस आ गया, 0। इसका मतलब हमारा पे बैक कितने साल में पूरा हुआ? 3 इयर्स में। पे बैक पीरियड कंप्लीट होने के बाद आगे क्या हुआ इसमें वी आर नॉट इंटरेस्टेड। पे बैक पीरियड मेथड का एक ड्रॉबैक है कि पे बैक पीरियड मेथड में सिर्फ बिजनेस के कैश फ्लोज अप टू पे बैक देखे जाते हैं, इसके बाद की कहानी में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये इंफॉर्मेशन पे बैक में हम इस्तेमाल नहीं करते। सो अनइवन कैश फ्लोज हो तो हमने क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की वर्किंग बनानी है। हर स्टेप पे इन्वेस्टमेंट की नेट पोजीशन देखते जाएंगे। जब हमने कारोबार शुरू किया नेट पोजीशन 90 नेगेटिव, 1 साल गुजर गया, 90 में से 40 रिकवर हो गया, नेट पोजीशन 50 नेगेटिव। एक और साल गुजरा, 50 में से 30 और कमा के आ गया, 20 नेगेटिव। एक और साल गुजरा तो 20 भी वापस आ गया, 0। तो हमारा पे बैक 3 साल बाद कंप्लीट हो गया। हम कहेंगे पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 3 इयर्स। तो हमने डिस्कशन की अनइवन कैश फ्लोज हो तो उनका पे बैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं फिर बता दूं, अभी हम पे बैक पीरियड कैलकुलेशन पे बात कर रहे हैं, डिसीजन रूल पे अभी नहीं आए। प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है वो बात की बात है। फिलहाल हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के पे बैक की। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा। जी एग्जैक्टली, जैसे यहां पे आपको नजर आया ये प्रोजेक्ट ए का पे बैक है, इसी तरह ये एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बी के पे बैक की है। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का पे बैक अलहदा निकलता है। जैसे मैंने आपको कहा मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूं, कारोबार शुरू करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। घी की फैक्ट्री लगा लूं, सीमेंट की फैक्ट्री लगा लो। अज्यूम करो प्रोजेक्ट ए घी की फैक्ट्री है, प्रोजेक्ट बी सीमेंट की फैक्ट्री है, तो दोनों का पे बैक अलहदा अलहदा कैलकुलेट किया जाएगा। घी की लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, घी के लगाएंगे तो सालाना रिटर्न कितनी आएगी। सीमेंट की लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, सीमेंट की लगाएंगे तो उससे सालाना रिटर्न कितनी आएगी। 2 अलहदा प्रोजेक्ट है ना। हर प्रोजेक्ट का पे बैक कैलकुलेट करो। पे बैक पीरियड मेथड कहता है
जिस भी प्रोजेक्ट को आपने एवैल्यूएट करना है उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करो, उस प्रोजेक्ट से सालाना कैश रिटर्न एस्टिमेट करो और इस डाटा को यूज करके उस प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट कर लो। अभी हम किसी भी प्रोजेक्ट का पेबैक कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, डिसीजन लेना दैट इज द नेक्स्ट पार्ट, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब ये प्रोजेक्ट भी आ गया जी, हम इसका भी पेबैक कैलकुलेट करते हैं, ये भी अनइवन कैश फ्लोज की कहानी है। सो सेम जैसे भी प्रोजेक्ट देखा किया कि जब प्रोजेक्ट शुरू किया हमारी पोजीशन 20 नेगेटिव, एक साल गुजर गया 20 में से 10 वापस आ गया, 10 नेगेटिव, एक और साल गुजरा 10 में से 8 वापस आ गया, 2 नेगेटिव, एक और साल गुजरा तो ये 4 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमारा पेबैक 2 साल और कुछ मंथ्स है। हमारा पेबैक, क्योंकि 3 साल जब पूरे हुए तो हम तो पॉजिटिव में चले गए ना, तो हमारा पेबैक यहां पे 2 साल और कुछ मंथ है। ये जनाब इसका फार्मूला है, ईयर बिफोर फुल रिकवरी 2 प्लस अनरिकवर्ड कैश फ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब अगले साल के शुरू में अनरिकवर्ड कैश कितना है हमारा 2 और फुल कैश ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर 6। लीजिए जी, ये 2.33 ईयर्स और इसको मंथ में कन्वर्ट करना वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पिछले सवाल में हमारा ईयर एंड पे पेबैक पूरा होकर 0 हो गया था, तो वो तो सिंपल केस था। लेकिन यहां पे हम ईयर एंड पे 0 नहीं हो रहे, पहले नेगेटिव थे बाद में पॉजिटिव हो गए। जब ये केस आ जाए तो हमें फिर इस फार्मूला की मदद से पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना होता है। इस फार्मूला, ये ऐसे फार्मूला पे हमने लग रहा है, इट इज अदरवाइज वेरी सिंपल लॉजिक कि भाई हमें तीसरे साल में 2000 चाहिए ना पेबैक पूरा करने के लिए। तीसरे साल में हमें 2 मिलियन चाहिए। तीसरे साल में आ कितना रहा, तो 2 मिलियन, 6 मिलियन साल में आता है, तो 2 मिलियन कितने अरसे में आएगा 0.33, 4 मिलियन। ठीक हो गया, इट इज वेरी सिंपल लॉजिक। 2/6 हमें 6 मिलियन चाहिए, 6 मिलियन आ रहा है टोटल 12 महीने में, हमें 2 मिलियन चाहिए, तो 2 मिलियन तो फिर 4 महीने में आएगा या 0.33 ईयर में आएगा। उसका निकालने का तरीका है अनरिकवर्ड कैश डिवाइडेड फुल कैश फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये 2/6 किया हमने, 2.33 हमारा पेबैक पीरियड आ गया। पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना, इवन कैश फ्लोज हो, अनइवन कैश फ्लोज हो। इवन कैश फ्लोज हो, एक ये केस है विदाउट फ्रैक्शन। इवन कैश फ्लोज हो, एक ये केस था विद फ्रैक्शन। अनइवन कैश फ्लोज हो, एक प्रोजेक्ट ए था विदाउट फ्रैक्शन और एक प्रोजेक्ट बी है विद फ्रैक्शन। तो हमने 4 एग्जांपल्स देखी पेबैक पीरियड कैलकुलेशन की, 2 इवन कैश फ्लोज की, 2 अनइवन कैश फ्लोज की। पेबैक पीरियड कैलकुलेशन में किसी बच्चे को दिक्कत, मैं फिर बता दूं, पेबैक पीरियड इज कैलकुलेटिंग पीरियड इन विच ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विल बी अर्न्ड बैक। जो हमारी जेब से पैसा गया, कितने अरसे में वो पैसा कमा के प्रोजेक्ट हमें वापस करेगा। इसकी डेफिनेशन मैंने ज़बानी जो बता दी, यहां कहीं लिखी भी होगी, शायद हमने पढ़ी नहीं। ये छोटी सी बात यहां जुमला एक लिखा हुआ है, दिस टेक्निक मेजर्स द टाइम पीरियड दैट अ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक। टाइम दैट अ प्रोजेक्ट विल टेक टू पे इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक। और इसमें की पॉइंट्स हैं, कैश में वापसी की बात होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैश में है तो वापसी भी कैश में ही बात की जाती है। अच्छा जी, अब डिसीजन रूल की बात भी कर लें। डिसीजन रूल हम जब भी डिस्कस करेंगे, डिसीजन रूल के 2 एस्पेक्ट रहेंगे, एक फिजिबिलिटी और एक कंपैरिजन। पहले कंपैरिजन की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। हमने अभी 2 प्रोजेक्ट डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड्स में, ए एंड बी। ए का पेबैक था 3 साल और बी का पेबैक कितना था 2.33 ईयर्स। हमें, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले मिसाल दे रहा था, घी और सीमेंट 2 प्रोजेक्ट मेरे सामने हैं और अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोजेक्ट की है तो मुझे 2 में से कोई एक चूज करना है, तो जो बेहतर है वही करूंगा। कंपैरिजन में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेबैक पीरियड मेथड के तहत बेहतर प्रोजेक्ट को कैसे चूज किया जाता है। पेबैक पीरियड मेथड कहता है जिस प्रोजेक्ट का पेबैक शॉर्ट है, जो पैसे जल्दी वापस कर रहा है, वो बेहतर है। ए और बी में से बेहतर कौन सा हुआ?
कंपैरिजन का रूल। मैं अगेन कह रहा हूं, हर डिसीजन, हर टूल के अपने रूल्स हैं। यहां पे मुझे बी बेहतर नजर आ रहा है, आगे जाऊंगा किसी और टूल में ए बेहतर नजर आएगा, तीसरे टूल में जाऊंगा शायद फिर बी बेहतर नजर आएगा। हर टूल के अपने रूल्स हैं, याद रखिएगा। तो हमने हर टूल की कैलकुलेशन सीखनी है और हर टूल के रूल सीखने हैं, ठीक है जी, इंडिपेंडेंटली। तो हम अभी पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन सीख के हटे हैं और अब हम पे बैक पीरियड के रूल्स सीख रहे हैं। रूल्स में दो एंगल्स आया करेंगे, एक कंपैरिजन का। तो कंपैरिजन की गाइडलाइन इज वेरी सिंपल, जिस प्रोजेक्ट का पे बैक शॉर्ट दैट इज बेटर, बी इज बेटर। फिजिबिलिटी का रूल, ठीक है, बी बेहतर तो है, बट शुड वी इन्वेस्टमेंट बी, क्या बी बेहतर है, क्या हमें बी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये हमारे के मुताबिक है? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड। तो जनाब हमें कहा यहां पे बी बेहतर तो है, लेकिन बी क्या हमें एक्सेप्टेबल है? तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट के पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ स्टैंडर्ड पेबैक एंड द रूल इज, अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से कम है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, अगर प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड पेबैक से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहां पे बात की भी बी बेहतर तो है, अब मैं कहता हूं अगर मेरा स्टैंडर्ड पेबैक इज 2 years, तो बताइए बी फिजिबल है या नहीं? अगर स्टैंडर्ड पेबैक 2 साल है तो मेरी गाइडलाइन क्या है कि भाई प्रोजेक्ट के पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करो। हम सिर्फ तभी एक्सेप्ट करते हैं जब प्रोजेक्ट का पेबैक स्टैंडर्ड से कम हो। मेरा स्टैंडर्ड है, मेरा म्यार है कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है जो प्रोजेक्ट 2 साल में पैसा वापस करे। तो भाई प्रोजेक्ट बी तो 2 साल से ज्यादा टाइम लगा रहा है, प्रोजेक्ट बी का पेबैक स्टैंडर्ड से ज्यादा है, प्रोजेक्ट बी का पेबैक 2.33 years, ये स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड पेबैक 2 साल से ज्यादा है, इसका मतलब रिजेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर यही मेरा स्टैंडर्ड पेबैक 3 साल होता तो फिर मैं कहता भाई 2.33 years ये कम है स्टैंडर्ड पेबैक से, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो कंपैरिजन में शॉर्टर पेबैक इज बेटर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जल्दी पैसा वापस कर रहा है वो बेहतर है। फिजिबिलिटी में वी मस्ट हैव अ स्टैंडर्ड पेबैक, हम प्रोजेक्ट के पेबैक को स्टैंडर्ड पेबैक से कंपेयर करते हैं एंड द गाइडलाइन इज सिंपल, अगर प्रोजेक्ट हमारे म्यार से जल्दी पैसे दे रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, अगर प्रोजेक्ट हमारे म्यार से ज्यादा टाइम ले रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? और स्टैंडर्ड पेबैक, बाय द वे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन स्टैंडर्ड। हमें स्टैंडर्ड पेबैक की कैलकुलेशन हमें नहीं आएगी, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड पेबैक उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है और उसके पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे बेस्ड होता है। और हमें फिलहाल कैफ लेवल की बात करें तो इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। हमें 2 चीजें आनी चाहिए, एक पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन, वो हमने देख लिया, इवन कैश फ्लोज का केस भी देख लिया, अनइवन का भी देख लिया। दूसरा डिसीजन रूल है, उसके भी हमने कंपैरिजन के एंगल से भी देख लिया और फिजिबिलिटी के एंगल से भी देख लिया। जी, एनी क्वेश्चन? पेबैक पीरियड मेथड पे कोई सवाल? अच्छा, यहां पे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें कैश फ्लो पे फोकस रखना है, हमारी रिटर्न कैश रिटर्न होनी चाहिए। लेकिन बाज़ का एग्जामिनर हमें डाटा ऐसा दे देता है, जैसे ये गिवन है, हमें उसने कहा जी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 200 की, प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 5 साल बाद 20 मिलियन है, लेकिन सालाना जो रिटर्न है इट इज बीइंग मेजर्ड बाय काउंटिंग प्रॉफिट। और रिक्वायरमेंट कहा जा रही है जी पे बैक, बताओ क्या है, हमसे कहा जा रहा है बताओ पे बैक पीरियड क्या है। तो हमारे जहन में फौरन बात यही आती है, भाई पे बैक पीरियड के लिए तो मुझे इन्वेस्टमेंट की फिगर चाहिए, मिल गई वो, मुझे सालाना रिटर्न चाहिए कैश। वैसे तो मैं प्रॉफिट से कैश में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा हमने कैश फ्लो का मेथड पढ़ा हुआ है, लेकिन वो कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट हमारा कैफ 6 में अप्लाई नहीं होता। कैफ 6 में हमें सिर्फ ये अलर्ट टेस्ट किया जाता है, क्या हम जानते हैं
कि हमने कैश फ्लोज पे बैक पीरियड में कैश फ्लोज यूज करने, प्रॉफिट यूज नहीं करने। ये प्रॉफिट्स को कैश में कैसे कन्वर्ट करना है रिपोर्टिंग में सिखा दिया गया, यहां पे दोबारा नहीं सिखाया जाता, आपको दोबारा टेस्ट नहीं किया जाता। यहां पे हमारी जिंदगी आसान रखी जाती है। यहां पे हमें सिर्फ ये सिंपल इक्वेशन याद रखनी है कि भाई प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन इज कैश फ्लो। अल्टरनेटिवली कहीं ये ऐसे इक्वेशन भी रीअरेंज करके भी यूज होगी कहीं ना कहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। ये इक्वेशन ऐसे भी कहीं यूज होने वाली है आगे चल के। कैश फ्लो प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन है और इसी को रीअरेंज करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन है। इसी चैप्टर में आगे चल के ये इक्वेशन भी कहीं यूज होने वाली है, लेकिन इस सवाल में हमें ये इक्वेशन इस शेप में यूज होने वाली है। मतलब कैश फ्लो और प्रॉफिट में डिफरेंस की ओनली रीजन इज डेप्रिसिएशन। ये कैफ 6 की हमारी आप समझिए असम्पशन रहेगी। रियलिटी में तो कई रीजंस होती हैं ना, रियलिटी में तो अदर नॉन कैश आइटम भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट में ऊंच नीच भी होती है, बड़ा कुछ आता है। लेकिन हमारे लिए कैफ 6 में असम्पशन रहती है प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से है। तो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो कैश रिटर्न बन जाएगी, और कैश रिटर्न में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो अकाउंटिंग रिटर्न बन जाएगी। ये रिलेशनशिप याद रखना है। तो इस रिलेशनशिप के तहत अब हमें पहले इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, कैश रिटर्न बन जाएगी, फिर पे बैक पीरियड बनाना है हमने। अभी हम पे बैक पीरियड ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हमें यहां पे इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है। सो अगर ये हमारा कॉलम ए है, ये बी है, तो ए और बी को मिला के हमारे कैश रिटर्न आएगी। कैश रिटर्न कैश फ्लो कह लीजिए, इट विल बी प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब अगर यहां पे हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें जो डाटा दिया गया है उसके मुताबिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड विद लाइफ, कितनी आएगी सालाना डेप्रिसिएशन? 36। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जी, हमें चूंकि रेट नहीं गिवन, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कि इजी अप्रोच है। रेट रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन के लिए हमें डेप्रिसिएशन का रेट चाहिए होता है, जो कि इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हमने, तो यहाँ से प्रॉफिट आ गया 61, 73, 56, 81, 51। लीजिए जी, ये हमारे पास पोजीशन आ गई है। अब इसके तहत हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज डिटरमिन कर लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहेगा 200 नेगेटिव से। एक साल बाद 200 में से 61 रिकवर्ड, 139 नेगेटिव। एक और साल बाद 139 में से 73 रिकवर्ड, 66 स्टिल नेगेटिव। 66 में से 56 रिकवर्ड, 10 नेगेटिव, और 10 में से 81, तो ये 71 पॉजिटिव हो गया। तो हमने जो सीखा है, हमारा पे बैक 3 इयर्स प्लस 10/81 कितना बनता है? ये 10/81 12 ईयर्स। हमने सीखा क्या था? आखिरी साल से पहले हमारा अनरिकवर्ड कैश कितने हैं, आखिरी साल की रिकवरी कितनी है, 10/81। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। सो टोटल हमारा तीन साल के बाद हमारी पोजीशन स्टिल नेगेटिव थी, लेकिन चौथे साल में हम पॉजिटिव हो रहे हैं। तो फाइनल फुल रिकवरी से पहले अनरिकवर्ड कैश और नेक्स्ट ईयर की फुल रिकवरी 10/81, 3.12 ईयर्स, ये हमारा पे बैक आ गया। सो दिस इज द ओनली कैच जो इस टॉपिक में, इस कैलकुलेशन में हमें नजर आ सकता है। पे बैक पीरियड मेथड इज अ वेरी सिंपल टूल। वी डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ऑन दिस एरिया। पास्ट पेपर में हमें लॉन्ग क्वेश्चन कभी पे बैक पीरियड पे नहीं आया। एमसीक्यूज में वी मे कम अक्रॉस, एक आध एमसीक्यू शायद आया हुआ है, मुझे लगता है शायद वो पे बैक पर ही था। एमसीक्यूज में ये टॉपिक आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक आपके सामने नहीं आएगा। ये नहायत सिंपल टॉपिक, और मेरे ख्याल जो डिस्कशन हमारी होगी इसके बाद शायद ही एक आध एग्जांपल शायद मेरे सामने आएगी जिसमें हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे। अदरवाइज इसका नॉलेज इतना ही है जो हमने सीख लिया। ठीक है जी।
तो इंशाअल्लाह कल हम जब आएंगे इसमें कोई इशू होगा उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एडवांस सेक्शन पे अपनी डिस्कशन बात शुरू करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।